be placed indirect objects can only be placed directly after the verb, and before the direct object. अरे मत बातें करो, उसमें आता है रिकॉर्डिंग में, प्लीज़। हाँ बोलो। आज भी मैंने गलती कर दी क्या? एग्जाम्पल ऊपर नीचे लिख दिया? इजी टू गेट, अब समझ में आ रहा है?
डस्टर का है देना। कल हम कर लेंगे सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंसेस। चलो पहले मैं समझा दूं, फिर नहीं तो वहाँ चलता रहता है वो। एक बार समझ लो, फिर यू कैन कॉपी इट डाउन, पिक ले लेना, है ना। सी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ग्रामर में जैसे ही कोई चीज़ जगह बदल लेती है ना, चाहे वो कुछ भी कहलाती हो, उसका अगर स्ट्रक्चरल एक चेंज हो जाएगा तो चांसेस आर कि उसका नाम बदल जाएगा, चांसेस आर कि उसका नाम बदल जाएगा, टर्म बदल जाएगा। केवल एक एडवर्ब ही ऐसा है जो शिफ्टेबल एलिमेंट है और उसका नाम नहीं बदलता। अदरवाइज कोई भी चीज़, ये वाली चीज़ ये बन गई तो फिर वो बनने के बाद जो उसका नया नाम है हम उसको वही देते हैं। अब इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का थ्योरेटिकली एक प्लेसमेंट है। इन थ्योरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक प्लेसमेंट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ पर है? बिटवीन द वर्ब फ्रेज एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बीच में हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे अभी अपन ने सेंटेंसेस खूब सारे देखे, माय फादर गेव मी अ वॉच, तो प्राप्तकर्ता मी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो गेव वर्ब के बाद आया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वॉच, इन दोनों के बीच में मी आया है ना। या ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी, तो उसमें टोल्ड वर्ब आया, स्टोरी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट है। पर जब हम एक्चुअली सेंटेंसेस बनाते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि वो जो रिसीवर है, रिसीवर एलिमेंट है, उस रिसीवर एलिमेंट का प्लेस हम बदल देते हैं। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेने के बाद हम उसके रिसीवर को डालते हैं। ऐसे में हमें मेनली दो प्रेपोजिशंस का यूज़ करना पड़ता है, टू एंड फॉर। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है आरपीएससी में, तो टू
एंड फॉर का यूज़ होता है जिससे कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं। डाल तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रहे हैं, ये तो क्लियर है कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं, पर क्योंकि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदल गया, वो डायरेक्टली अब ट्रांजिटिव वर्ब से अब कनेक्टेड नहीं है, उसका कनेक्शन अब एक प्रेपोजिशन के साथ जुड़ गया है, और प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहला रहा है, और इसलिए अब क्या हुआ, वो ही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब वहाँ जाकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना कहलाकर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहला रहा है। अब ये फैक्ट है कि हम इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे, बट आरपीएससी आपको ऐसा सेंटेंस नहीं देगी जिसमें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहला चला जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ जाए और आपसे पूछे कि भाई ये इसका स्पोका करो। इट विल नॉट कम, यू कैन रेस्ट अश्योर्ड। व्हाई? क्योंकि इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा डिबेट है। हमारे कंट्री में नहीं, क्योंकि हमारे इंडियन ग्रामर्स क्वालिफाई ही नहीं करते। जो एक्चुअली ग्रामेरियंस हैं, जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ग्रामेरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके साथ 2-3 चीज़ों को लेके करेंटली अपने सिलेबस में कम से कम 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल हैं, और आरपीएससी के पेपर्स मैं देख रही हूँ उसमें कहीं पर भी कोई ऐसा, इन तीनों में से कोई डिबेटेबल चीज़ उन्होंने उठाया नहीं है, नहीं उठाएंगे। बट वो एक काम कर रहे हैं, वो सेंटेंस दे रहे हैं, जैसे आई टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी को आई टोल्ड अ स्टोरी टू द चिल्ड्रन उन्होंने कर दिया, और उसके ऊपर फिर वो 4 ऑप्शंस देकर आपसे पूछ सकते हैं कि इस वाले को इन 4 में से कौन सा मैच कर रहा है। ये तो बिल्कुल आ सकता है। ऐसे में वो एक चीज़ से बच रहे हैं, वो आपसे ये नहीं पूछ रहे कि ये हम इसको ए बताएं या हम इसको ओ बताएं। जब अपन बनाते हैं सेंटेंस कि आई टोल्ड अ स्टोरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू द चिल्ड्रन, अब वो टू द चिल्ड्रन जो है ना, उसको लेके डिबेट है कि हम उसको क्या माने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने, तो वो टू अड़चन बन रहा है क्योंकि वो प्रेपोजिशन आ गया, और इसलिए आधे ग्रामेरियंस कहते हैं ये तो ए है, और ए ही है, टेक्निकली वो ए ही है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल फ्रेज ए ही है, परंतु फिर भी क्योंकि वह रिसीवर का काम कर रहा है, हर प्रेपोजिशनल फ्रेज में एक रिसीवर नहीं होता, कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में रिसीवर्स होते हैं। तो अब ये तो एक अलग किस्म की कैटेगरी हो गई प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की, जिसमें रिसीवर भी है और वो प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है। तो ये डिबेट का मुद्दा है। तो आरपीएससी विल नॉट गिव इट टू यू फॉर स्पोका, बट आपको पैटर्न क्लियर होना चाहिए और उस पैटर्न को मैच करता हुआ सेंटेंस पिक आउट करना, यू शुड नो दिस। बट फिर भी इन थियोरी इट इज SVOA, SVOA, क्योंकि कल हम सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंसेस जब हम पढ़ेंगे तो सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंसेस आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव पैसिव में मिलता है, और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें मिलता है, और आपको उस तरह के कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हमने देखे थे उसमें मिलता है। कल हम कोशिश करेंगे फास्ट भी करके एक बार मैं थ्योरी मोटा मोटा समझा दूँ, नहीं समझ में आएगा तो हम मंडे को रिपीट कर लेंगे, बट टुमारो वी विल बी डूइंग सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंसेस। इज इट क्लियर? तो अब इसको देख लो तुम। तो indirect objects can only be placed directly after the verb. This Meenakshi Sundaram is not teaching you. This grammar के rules, these scholars are telling you कि generally इसका placement किसके बाद है? Verb के बाद है and direct object से पहले है, before the direct object. Generally direct object से पहले indirect object को हम डालते हैं। It is easy to get confused between indirect objects and prepositional objects. बहुत आसान है कंफ्यूज होना उस स्थिति में जब वो प्रेपोजिशनल, इसको नहीं ले जाओगे? अच्छा, इट इज इजी टू गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स। हर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता क्योंकि वह रिसीवर का काम नहीं करता, पर कुछ तो करते ही हैं।
तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। मोर सो का मतलब विशेष रूप से तब, व्हेन, जब दे बोथ आंसर द क्वेश्चन, जब वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप जो भी नाम देना चाहो उस एलिमेंट को जो किसी प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। आई टोल्ड अ स्टोरी टू द चिल्ड्रन, तो टू के बाद आया हुआ द चिल्ड्रन, आप उसको कुछ भी नाम दो, वो क्वेश्चन का, कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहा है? हु रिसीव्ड, है ना? हु और व्हाट इज रिसीविंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टोरी किसने रिसीव किया? चिल्ड्रन ने। वॉच किसने रिसीव किया? आई ने। तो उसको हम क्या बताएं? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोहन पास्ड द बॉल टू सोहन। अब इसमें देखो, मोहन पास्ड, अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, और इसके बाद आपने बनाया टू सोहन, है ना? हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। बेसिकली वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, टू के बाद आ रहा है, और एक्चुअल सेंटेंस बनता मोहन पास्ड सोहन द बॉल। अब इसमें आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और ये आपका बाद में चला गया। ये एक्चुअली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। ऑल्दो बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग, इन दोनों सेंटेंसेस में मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, केवल स्ट्रक्चर में चेंज है। ऑल्दो बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग, इन द फर्स्ट सेंटेंस theoretically Sohan is not an indirect object of the verb past. Not an indirect object of the verb past. It is the object of an independent preposition. That is why we call it a prepositional object. है ना? तो same meaning, different structure. अब ये, look at this. The indirect object, प्राप्तकर्ता, receiver, generally corresponds to a prepositional phrase which is generally placed after the direct object. True or false में ये बिल्कुल आ सकता है। मैं होती तो, मैं पेपर बनाती तो मैं 100% इस तरह की चीज़ें पूछती, क्योंकि यही चीज़ है। यू शुड नो दिस स्ट्रक्चर। बहुत आसान है ये लोकेट करना कि ये ओ है और ये सी है। ये थोड़ी, ये तो तुम अपने स्टूडेंट्स को सिखाओगे क्लास में, बट आपको एज अ टीचर उसकी फुल थ्योरी पता होनी चाहिए ना। सो दिस इज थ्योरी। इसीलिए आरपीएससी थ्योरी को छोड़ती नहीं है, किसी ना किसी फॉर्म में ट्रू फॉल्स कुछ भी करके पूछ लेती है और अपन उनमें जाके अटकते हैं। The indirect object generally corresponds, मेल खाती हुई होती है, to a prepositional phrase। जैसे अपन ने सोहन द बॉल, अब ये देखो इन दो सेंटेंसेस को, इसमें तुम्हें इस वर्ब के बाद टू फॉर कुछ नहीं लगाना पड़ा, तुमने तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सीधा ही लगा दिया, प्राप्तकर्ता को यूं ही लगा दिया। बट इसमें आपने टू लगाया है। इस स्ट्रक्चर की वजह से टर्म्स बदल गए। तो द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये आपको दिख रहा है कैसे प्रेपोजिशनल फ्रेज? ये जो सोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज में आके आराम से डल पा रहा है, और उस प्रेपोजिशनल फ्रेज का प्लेसमेंट कहाँ पर है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद है। ये देख रहे हो आप। The indirect object generally corresponds to a prepositional phrase which is placed after the direct object. केवल इस सेंटेंस को देख के कंफ्यूजन रहेगा। अब इन दोनों सेंटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो ये जो आपका prepositional phrase है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द prepositional ऑब्जेक्ट। ये देखा अपन ने। Is this clear? Now, we do not apply the term indirect object to the corresponding prepositional phrases. उसका मतलब है prepositional phrases में आए हुए जो prepositional object है, we refer to it as the prepositional object. तो जो शुद्ध indirect object था, वो structural change की वजह से somehow prepositional object में वो convert हो गया। Is this clear? बस आज के लिए। अब हम कल सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंसेस करेंगे। इसको बंद कर दो प्लीज़, इसको बंद कर दो भावना या सोनू। चलो, आज फर्स्ट ग्रेड लेट हो गया।